अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहाँ जिन मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे उस बारे में आपको बताते चले। मिनी बजट के हवाले से आज सारा दिन बहुत बातें होती रही। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जाहिर सी बात है, हम सिफारती महाज पर तहरीक इंसाफ की कामयाबियों का आज के दिन जिक्र करेंगे। तहरीक इंसाफ की सिफारती महाज पर जो कामयाबियाँ हैं, यकीनन वो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में बहुत अच्छी साबित होंगी। जैसा कि इस वक्त हालात व वाक़यात बता रहे हैं, हुकूमत के ये जो पहले 5 माह हैं, इसमें इमरान खान के 6 ममालिक के कोई 8 दौरे हुए और तमाम तर दौरों को अगर देखा जाए, उनका जायज़ा लिया जाए बारीकी के साथ, तो इन तमाम दौरों से कुछ न कुछ फ़ायदा जो है पाकिस्तान को हासिल हो रहा है और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता दिखाई देता है। यहाँ तक कि एक अमरीकी अखबार का ये तक कहना है कि शायद पाकिस्तान को IMF में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यकीनन जो इससे पहले क्रिटिक्स थी वो यही थी कि पाकिस्तान के ये जो दौरे हैं इमरान खान साहब का, जिसको बार बार कहा जाता था कशकोल लेकर जाना, तो ये कशकोल लेकर जाना जो है वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। बल्कि सिफारती पॉलिसीज़ जो है ख़ास तौर पे इसे हम कशकोल से नहीं ताबीर देंगे, बल्कि हम सिफारती महाज पर कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हुए, चीन के साथ जो पहले बेहतर थे, कुछ सियासी महाज पर जो बातें होती रही जिसकी वजह से थोड़ी सी हमने देखा कि बीच में कुछ रंजिश आई, लेकिन वो भी अब बेहतर हो गई। अमेरिका का जो अंदाज़ है वो हमारे साथ बहुत बदला हुआ। हम इसे अस्करी क़यादत की कामयाबी भी करार देंगे, हम इसे अपनी हुकूमत की कामयाबी भी करार देंगे। उसके बाद कतर, ख़ास तौर पे इस वक्त जो इमरान खान साहब कतर के दौरे के जो समरात है वो आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे साबित होंगे। जहाँ LNG के हवाले से हम कह रहे हैं कि हमें और कंसेशन दी जाए, एट द सेम टाइम मुलाजमतों के हवाले से, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खुलने के हवाले से और इमदाद मिलने के हवाले से भी ये जो दौरा है काफ़ी सूदमंद होता दिखाई देता है। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों की। फ़ौजी अदालतों पर कुछ अरसे से गुफ्तगू हो ही रही है और इससे पहले हम ये देखते रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस था वो डिफरेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस से, लेकिन इस वक्त जो है हमें दिखाई दे रहा है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ना करती नज़र आ रही है फ़ौजी अदालतों के हवाले से, इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून भी अब उनकी हामी दिखाई देती है, जिसकी वजह शायद एक ये भी गर्दानी जा रही है कि शायद वो इत्तेहाद जो इस वक्त मजबूत होता दिखाई दे रहा है कि इसका शराजा बिखर ना जाए। लेकिन इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है फ़ौजी अदालतों के हवाले से वो शायद नर्म इसलिए है कि शायद उनको कुछ आसानी मिलने की तवक्को है और इसी आसानी की तवक्को की उम्मीद के साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसे एज अ कार्ड शायद इस्तेमाल करना चाह रही है, बज़ाहिरन ये दिखाई देता है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और सबसे आखिर में हम बात करेंगे अदालतों में मुकदमात की भरमार, साइलिन परेशान है और वकला जो है कभी वो एहतजाज कर रहे हैं, कभी अदालतों को ताले लग रहे हैं। सफ़र एट दी एंड कौन कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों के आपको हम बताते चले, हमारे साथ कामरान खान सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज़ एवान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से। ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। और राना अफजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। सबसे पहले तो आ जाते हैं ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी तरफ आएंगे और ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जो कामयाबी, सिफारती महाज पर PTI की कामयाबी, इमरान खान साहब की कामयाबी, शायद उनका जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है उसे भी गर्दाना जाता है, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो काबिलियत है उसे भी कहा जाता है, आप समझते हैं इसे? देखिए, ये बात मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो है ये 5-6 महीने में बाहर के मुल्कों में तो उसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त और फेवरेबल इम्पैक्ट हुआ है। बल्कि मैं समझता हूँ जितना इम्पैक्ट बाहर हुआ है उतना इधर नहीं हुआ है, अंदर नहीं हुआ है मुल्क के। और क्यों नहीं, माने ये एक बंदा है जो एजुकेटेड आदमी है, वेल स्पोकन है, सेल्फ मेड आदमी है, इलेक्टोरली पॉपुलर है। ये जो शेख्स के पास ये जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये शेख्स तो सब अगर इनकी फैमिली से ये नहीं पैदा होते तो ये कभी बनते ही नहीं जो हैं। और ये कोई सेल्फ मेड नहीं है और पता नहीं क्या एजुकेशन है, कुछ हैं कुछ इतने एजुकेटेड भी नहीं है। तो ये तो दे लुक अप टू दिस मैन। वो कहते हैं कि ये कमाल का आदमी है, ये टोटली सेल्फ मेड है, माने ना ये भुट्टो से आया है, ना इसको कोई डिक्टेटर ने लाके बिठा दिया, ये इलेक्ट होके आया है। और साथ साथ मेरे ख्याल में जो एक चीज़ है जो बहुत इनके फेवर में जा रही है, लगता ये है कि इस वक्त ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट के ये एक पोस्टर बॉय बन गए हैं।
आप देखिए जब वे जाते हैं बाहर, या पहले या उससे पहले या बाद में, आप चुपकर से एक विजिट हो जाता है आर्मी चीफ का। माने ये क्यों होता है? मेरे ख्याल में अगर ये बड़ी अच्छी बात है अगर होता है, बताना चाहते हैं। It's good, absolutely, very good। और ये जाके they help him, वो कहते हैं कि अच्छा आदमी है, सीरियस है, हम इसके साथ हैं। और साथ साथ देखिए इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए शुरू में बड़े अच्छे दिए। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को कहा तुम एक कदम लो, हम 2 लेंगे। अफगानिस्तान को कहते हैं वी वांट पीस। और करतारपुर वाज अ मार्वलस चाल, जबरदस्त। इस हद तक कि ट्रंप भी इसको मिलना चाहता है। और ग्रैहम साहब ने कहा कि भाई तुम्हें हम समझते हैं कि तुम आओ और बात करो, वी आर वेरी प्लीज। तो मेरे ख्याल में इन एवरी रिस्पेक्ट ही हैज मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट जिधर फॉरेन पॉलिसी में कम से कम। सही, चले ठीक है, मतलब यू एग्री विद दैट। और जाहिर सी बात है हम भी इस वक्त जो हालात वाक़यात देख रहे हैं और जिस तरह मामलात बेहतर होते हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, वो यकीनन इनकी कामयाबी की तरफ इशारा तो करते हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सिविलियन हुकूमत है और उसका जो किरदार है, इस वक्त इमरान खान साहब के जो दौर है, शाह महमूद कुरैशी साहब का हम जिक्र करते हैं, वी कैन नॉट फॉरगेट जनरल बाजवा साहब, जिनकी तारीफ़ शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए उसके अलावा पेंटागन से भी उनकी तारीफ़ आती है, हमारी फ़ौज की तारीफ़ आती है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो जैसा हलाली साहब ने कहा, टू बी ऑन द सेम पेज इज वेरी गुड। महरीन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान जो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से इट्स ऑन द गो। और वो ममालिक जो इससे पहले हमारे साथ बात करना नहीं चाहते थे या हमारे ऊपर मुसलसल दबाव डालते रहते थे, और एक वक्त हमें FATF का दबाव था। एक दफा हम आज से 8 साल पहले तो कह रहे थे हम इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं जी, इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। फिर होता था जी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा। आज वो तमाम ताकतें, यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या अफगान गवर्नमेंट हो अशरफ गनी की, ये लोग जब तारीफ करनी शुरू करते हैं कि हम आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ये पहली दफा मैसेज आया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की नई क़यादत से मिलना चाहता हूं। उससे पहले हम इसको नाउज़ुबिल्लाह कोई होली श्राइन समझ के हम वहां का दौरा करके अपने ऊपर स्टैंप लगवाना चाहते थे। नाउ द केस इज अदर वे राउंड। और जिस तरह अभी हिलाली फरमा रहे थे, पीटर ग्राहम ने तो न सिर्फ बात करने का कहा है, उन्होंने कह दिया हम तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करना चाहते हैं। हम तो उसकी वो पर्सनली एज अ इंडिविजुअल वो उसकी रिकमेंडेशन भी दे रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जितना हम मुस्लिम ममालिक के नज़दीक हैं, और फिर देखिए ब्रूस राइडल ने ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में एक बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा आई वंडर कि पाकिस्तान का ये जो नया लीडर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनका ATM कार्ड कितना स्ट्रांग है कि इन्होंने बजाय IMF के पास जाने के इन्होंने $9 बिलियन अपने फ्रेंड से हासिल कर लिए। तो ही वॉज अमेज्ड कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क को लोग इस तरह डॉलरों में बात कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया एंड UAE कह रहे हैं कि हम $30 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं। और पहली दफा प्रिंस मोहम्मद बहुत जल्द इस पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो ये FATF का दबाव भी बहुत हद तक कम हो गया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस गवर्नमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि फॉरेन पॉलिसी में हमारी जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, और इसमें हमें क्रेडिट देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, उसकी ऑनेस्टी को, उनकी रेप्यूटेशन को, और फिर जिस तरीके से वो अदारों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ठीक है, यू थिंक बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो खारजी महाज पे अगर हम बात करें, अफजल साहब, आप भी कोई तारीफ़ करना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत के जो इक़दामात हैं, ख़ासतौर पे ये जो ख़ारजा महाज की अगर हम बात करें, अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है अच्छा ही होता दिखाई दे रहा है। आप लोग के दौर में तो UAE के साथ भी ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, सऊदी अरब के साथ भी ख़राब हो गए थे, कुछ चाइना भी नाराज़ होना शुरू हो गया था, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। शहबाज शरीफ साहब अस्करी क़यादत की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बाजवा साहब की बहुत कर रहे हैं, आप किसकी करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। आपके इंट्रो से और आपके प्रोग्राम के माहौल से मुझे ये लग रहा है कि ये प्रोग्राम सिर्फ तारीफ करने के लिए है। और मेरा ताल्लुक क्योंकि ऑपोजिशन से है, मैं आपको
तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहूंगा। हम यही चाहते हैं, आप दिखाइए। बात ये होती है कि जी बहुत मेहरबानी, इस पूरे खित्ते के हालात के ऊपर नजर डालनी होगी आपको। और पाकिस्तान में जब भी, दुनिया के किसी मुल्क में भी जब नई हुकूमत आती है तो उसके साथ बाकी लोग जो हैं एक नए सिरे से काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में नई हुकूमत आ जाए और उसके बाद हम अपने मामलात हिंदुस्तान के साथ फिर से बात करनी शुरू करेंगे। जिन इस्लामी ममालिक का जिक्र हुआ और जहां इमरान खान साहब तशरीफ लेके गए, उनके साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात कौमों के दरमियान हुआ करते हैं। लीडर्स एक पॉजिटिव या नेगेटिव रोल अदा करते हैं और उस रोल में जब आप जिन हालात में आप वहां गए, आप एक कशकोल लेके, आप एक अपनी दुख भरी कहानी लेके, आप अपनी एक मुफलिसी का हाल लेके गए, जबकि पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर होने की वजह से एक बड़े मुकाम की तरह देखा जाता है। पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है इन ममालिक के अंदर, तो वो आप लेके गए कि हमें बचा लो, और उन्होंने एक फराख दिली का सबूत दिया और उन्होंने आपको बेल आउट करने के लिए पैकेजेस दिए। अब इन हालात के अंदर अगर आप इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं कि आप उनसे बड़ी अपनी दानिशमंदी से, अपनी बड़ी खूबसूरती से, अपनी बड़ी महारत से, अपनी बड़ी चालाकी से आप पैसे लेके आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। दोस्तों के पास जब आप जाते हैं तो वो दोस्त चाहे कितने भी मजबूर हों, आपकी मदद करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो राना साहब, आप लोग भी पाकिस्तान के अवाम के साथ तो गई थी ना यूएई के पास, आप लोग भी गए थे सऊदी अरब के पास, आप लोगों ने भी इमदाद मांगी थी, जिसके बाद आप लोग IMF के पास भी गए थे, तो इंटेंशंस तो आपकी भी नहीं थी ना? आपने इशारा किया, देखें बिल्कुल, अगर मेरे पास चॉइस हो कि मैंने घर बनाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं रिश्तेदारों से कर्जा मांगने की बजाय बैंक से लोन लूंगा। यह हर शख्स का, हर गवर्नमेंट का अपना अपना प्रोग्रेटिव होता है कि वो कितना झुक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहरहाल वो एक इनकी पॉलिसी थी कि हम जाएंगे और पैसे मांगेंगे, और वो पैसे मिल भी गए। लेकिन यहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, हम मईशत डिस्कस नहीं करी। मईशत के ऊपर इसके बेइंतहा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, महंगे लोन्स हैं, और बहुत जल्दी इनकी रीपेमेंट का वक्त आ जाएगा, वो उसको छोड़ दें। आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, जो इंटरडिपेंडेंस है, गिव एंड टेक होता है, इट इज अ टू वे ट्रैफिक, इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक कि आपको उन्होंने दे दिया, आपको भी कुछ देना पड़ेगा। और आज जो खित्ते के जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, कोई फ्री लंच नहीं होता, तो उसमें उनकी तवक्कुआत हैं आपसे। अगर आप उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे तो वो कहेंगे बुरे वक्त में हम आपके काम आए और आप हमारे काम नहीं आए। यमन का जब केस हुआ, जहां आपने इशारा किया कि नाराजगियां पैदा हुई यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, उनकी तवक्कुआत हम नहीं पूरा कर सकते थे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर ओवरवेलमिंगली एक डिसीजन हुआ, जिसको उस हुकूमत ने ना चाहते हुए भी उसको रिस्पेक्ट किया, क्योंकि कौमी फैसला था। तो उससे नाराजगियां अगर हुई तो ठीक हुआ, लेकिन अगर आज हम उन चीजों को भूल के और अवामी सोच को छोड़ते हुए कुछ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसकी दूसरी साइड क्या है। इस कॉइन की एक साइड तो हमें नजर आ रही है, उस सिक्के की एक साइड पे आपको डॉलर मिल रहे हैं, सिक्के के दूसरी साइड पे क्या है मुझे आज नहीं मालूम। चाइना का लोन आपको बहुत महंगा मिला, 8.5% पे मिला। चाइना के साथ ताल्लुकात ना कभी इससे बेहतर भी नहीं थे, इससे बेहतर ही होंगे, इससे कम नहीं थे। तुर्की के साथ हमारे जमाने के ताल्लुकात इससे बेहतर होंगे, कम नहीं थे। अफगानिस्तान के साथ इंप्रूवमेंट करना। अमेरिका के बारे में आपने कहा कि अमेरिका जो है वो मुलाकात की ख्वाहिश कर रहा है, आज उनको आपके साथ काम है और वो वहां से इस खित्ते से जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने कार्ड्स अच्छे खेलना चाहिए और अब मुल्क के को एक तो चलिए राना अफजल साहब, हैविंग सेड ऑल दैट, ये सब कहने के बाद ये तो आप माने ना कि पत्ते तो अच्छे खेले हैं। इसका रिजल्ट आपको अगले साल जब रीपेमेंट शुरू होंगी, वो एक मुझे वो खौफ इस चीज से आता है। ठीक है, इस पे भी हम राय लेंगे। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। एक मेरा जुमला कंप्लीट करने दें, मुझे जुमला कंप्लीट करने दें कि मुझे उस वक्त से जिसको कहते हैं जिसके साथ ताल्लुकात खराब करने हो उससे उधार ले लो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो।
अच्छा, लेकिन राना अफजल साहब, हमारी जो तारीख है ना उसमें वो उधार से भरी पड़ी है और ताल्लुकात भी हमारे अच्छे बुरे चलते ही रहे, लेकिन इस वक्त जो है वो ताल्लुकात काफ़ी बेहतर भी दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज, आपकी जो बातें वो भी अपनी जगह है, उस पर भी अभी हम गुफ्तगू करते हैं। कामरान खान, आप क्या कहेंगे इस वक्त तक की जो सिचुएशन है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैसा फ़िलहाल हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं स्टेट बैंक में रखवाया जा रहा है, तो कहीं कर्ज की मद में दिया जा रहा है, कहीं पेट्रोल की मद में दिया जा रहा है, तो कम से कम पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी जो वापसी होगी वो वाला जो रुख है उस पर भी बात कीजिएगा ज़रूर, लेकिन एट द सेम टाइम ये कतर वाली जो डेवलपमेंट है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल मेरीन, सबसे पहली बात यह है कि राना अफजल साहब ने ख़ुद ही ये कहा कि पत्ते अच्छे खेलने चाहिए और खेल रही है हुकूमत, लेकिन फिर ख़ुद ही वो जो कहते हैं ना वो गिव द डेविल इज़ ड्यू, वो नहीं देना चाह रहे। जो अगर क्रेडिट बन भी रहा है तो वो उसमें कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखें, अब इसको आप कंपेयर कर लें थोड़ा सा। अब हम मैशियत पे बात नहीं करते मेरीन, हम सफारती अपने चंग के मुताबिक हम जो सफारती ताल्लुकात और सफारती महाज पर जो कामयाबियाँ हुकूमत को अगर मिल रही हैं तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। देखें, इसको कंपेयर करें ज़रा कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले क्या सूरत हाल थी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, कि आइसोलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आइसोलेशन में जा रहा है। कोई वज़ीर ख़ारजा मुस्तकिल नहीं था, ना ही अपॉइंट किया गया था। नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी हुई थी वो वजारत, और बारहा अपोजिशन के बार असम्बली के अंदर भी ये कहने के बाद बहुत बड़ा फ्लॉ जिसे कहा जाता था नून लीग की हुकूमत का, खारजा महाज पे जो हमें बहुत सी कामयाबियां हासिल हो सकती थी और जो हमारी नाकामी की वजह बनी थी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये देखिए, ये इस वक्त भी देखें, अगर आप ये इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी में कैरिस्मा है, जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, वो अभी भी एक सर्वे के मुताबिक जो दुनिया की 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं उनमें वो शामिल हैं। तो ये डिप्लोमेटिक महाज पे लीडरशिप में क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। इमरान साहब के पास ये क्वालिटीज़ हैं और वो उसका बेहतर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जितने अभी तक उन्होंने दौरे किए हैं, इसमें देखें, हर दौरे की जो कामयाबी या नाकामी है वो आप पैसों के टच स्टोन पर नहीं करते कि सऊदी अरब ने 3 अरब दिया तो वो आपके लिए कामयाब दौरा है, या यूएई ने 3 अरब डॉलर देने हैं तो वो आपके लिए कामयाब है और बाकी नाकाम दौरे हैं। ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, डिप्लोमेसी में, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपका आना जाना, आपके ताल्लुकात, आपके वहाँ पर प्रोटोकॉल देना और दावतें देना और उस दावत को कबूल करना। आप देखें ना, 12 साल के बाद दोहा में पाकिस्तानी परचम लहराया गया। ताल्लुकात जिस दौराहे पे इस वक्त हमें नजर आते हैं वो एक अच्छी हमें राह दिखाई देती है, हमें बेहतरी की तरफ जाती है सिचुएशन, जैसे कि आपने कहा। और मुझे कहने दीजिए कि अमेरिका के साथ भी सिलसिला शुरू होगा। जी, अमेरिका के साथ भी जी मेरीन, और अमेरिका के साथ जब ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं ना, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट अमेरिका के साथ जिसका कि आप जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, पेंटागन से तारीफ का आना, वहाँ के सफीरों का यहाँ के तारीफ करना, ये सब कुछ जो है ये हमारी खारजा महाज के ऊपर कामयाबी की वजह है, ज़रूर है। अच्छा हलाली साहब, ये बताइएगा अभी जिस तरह अभी राना अफजल साहब ने जो कुछ कहा, आप उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे कि जो अब वापसी का जो वक्त होगा वो बड़ा एक मुश्किल वक्त होगा और वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ धोखा है, फरेब है, आंखों का फरेब है, ये सब कुछ जो दिखाई देता है वैसा नहीं है हर केस। देखिए, ये जो लीडर्स हैं ना जिनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं, ये काफ़ी आई मीन दे आर क्वाइट सेंसिबल लोग। मिसाल के तौर पे अब हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं जब इनके मुल्क जाते हैं, आप देखेंगे वो अगामा के लिए फिरते हैं उनके पीछे, वो कहते हैं प्लॉट्स के लिए हमें इजाज़त दे दो, वो कहते हैं बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए इजाज़त दे दो। वो थक गए हैं वो लोग ये सुन के। मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था तो उनके पास पर्सनल टेलीफोन नंबर वो शेखा का था और एक दफ़े वो फ़ोन भी आ गया शेखा का उनको कि हाँ और आपका जो ये प्रॉब्लम था हमने देखिए ये नहीं जा रहा है इन चीज़ों के लिए, ये इजाज़तों और अगामाज और नेशनैलिटी और बिजनेस और इसके लिए नहीं जा रहा है, ये अपने मुल्क के लिए जा रहा है। ये रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे आदमी को, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, और इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए कुछ इनमें से उसके साथ पड़े भी हैं। तो मैं समझता हूँ, और एक्चुअली अगर मुझे आप पूछे तो ये तो जेलस है इनसे, ये कहते हैं यार ये कमाल का आदमी है, इलेक्टोरली ये है, फिर वर्ल्ड कप और फिर इस करिश्मा और फिर इसके ईमानदारी इतना है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है, ये ठीक बात है कि हमें सूद भी देना पड़ रहा है इन लोन्स में, ये ठीक बात है कि हमें ये लोन्स को वापस भी करेंगे, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
IMF तो सूद नहीं भूलता, IMF कंडीशनैलिटीज नहीं भूलती, मगर सऊदी अरेबिया बहुत दफे भूल गया है। बिल्कुल, हमें वो तोहफा भी याद है जो नून लीग की हुकूमत में दिया गया था पाकिस्तान को, हमें वो भी सही बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अपने हलाली साहब। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश है और ख़ास तौर पर इसमें जो सियासत इन्वॉल्व हो गई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या स्टांस है, क्या वजह है कि वो अब फ़ौजी अदालतों के क़याम पर एक ज़ुबान हुई हुई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। फ़ौजी अदालतों के क़याम पर हमने बात करनी है। इससे पहले हम बात कर रहे थे, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी हमने इस पर गुफ्तगू की। दूसरी बार तौसी देने का जब वक्त आता है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कुछ हाँ करती नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ना करती दिखाई देती है। और अब फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उनकी हमज़ुबान हो गई है। ये तमाम तवज्जुहात क्या है, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर याद रखें हम कि ये फ़ौजी अदालतों का क़याम क्यों हुआ, स्पीडी ट्रायल, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाना, जजेस की जो बार बार मुख्तलिफ जो केसेस होते थे उनसे पलट जाना, या फिर जो गवाहान आते थे उनकी सिक्योरिटी की जो वजूहात थी जिनकी बिना पर यह क़याम में आया और इसने डिलीवर भी किया। लेकिन उसके बाद पहली बार तौसी हुई तो रज़ा रब्बानी साहब की आंखों में आंसू भी थे। हमने ये भी देखा कि इसे नापसंदीदगी की नज़र से देखा गया और देखा जाता है सिविलियन अदालतों को कहा जाता है कि उन्हें एबल किया जाए बजाय इसके कि बार बार फ़ौजी अदालतों का क़याम हो। लेकिन इस वक्त जो वजूहात है उनको हम डिस्कस करेंगे। जब कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से कि इस वक्त दहशतगर्दी को बहुत हद तक कम कर दिया गया है, तो फिर क्या वजह है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है वो नागुज़ीर है? जनरल साहब आपकी तरफ आएंगे। पहले तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इस वक्त की जो सिचुएशन है, जब कहा जाता है कि दहशतगर्दी जो है वो अब बहुत हद तक काबू में आ चुकी है, उसके बाद भी क्यों नागुज़ीर है फ़ौजी अदालतें? देखिए, बात यह है महरीन कि उस वक्त जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, माजी आपने बता दिया, बैकग्राउंड आपने बता दिया है कि क्यों बनाई गई। जब नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उस वक्त तमाम पार्लियामेंट ने ये बैठ के डिसाइड किया था कि हम कानून वो बनाएंगे और ऐसी तरामीम लेकर आएंगे कवानीन में जो स्पीडी ट्रायल और जस्टिस को यकीनी बनाएंगे। वो काम अभी तक नहीं हुआ और नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि इस वक्त तकरीबन 2500 दहशतगर्द जो पिछले कई सालों से ज़ेरे हिरासत हैं उनके केसेस पेंडिंग हैं। तो जब आप तकरीबन इस वक्त 250, नॉट 2500, सॉरी 250 के करीब अभी भी बैठे हैं। 740 केसेस का ट्रायल ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में हो चुका है। अब देखना यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स किसी भी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में मसाइल का हल नहीं होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारी अदालतों की अपनी पेंडेंसी 17 लाख क्रॉस कर चुकी है, हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, जिनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के केसेस 17 लाख केसेस पेंडिंग है, और जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाई थी उनमें 85,000 केसेस नामल नौइयत के जो है वो पेंडिंग है। तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो दहशतगर्द हैं इनका ट्रायल कैसे होगा और हम कैसे यकीनी बनाएंगे? दूसरी बात तो क्या इसका हल सिर्फ फौजी अदालतें ही है? क्या ये हमारी जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं या जो मातहत अदालतें हैं, क्या वो ये काम नहीं कर सकती थी? उनको जैसा अभी फरूक नसीम साहब ने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई सिविलियन अदालतों की, तो किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। देखिए, अदालतें बनाना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, अदालतों में रिफॉर्म लेके आना, आइन साजी करना, वो कवानीन बनाना जो जस्टिस को यकीनी बनाए और स्पीडी ट्रायल को, ये सब पार्लियामान की जिम्मेदारी है, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 बरस से नहीं हुआ। और अभी भी हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस निसार साहब ने ये कहा था कि मैं कैसे इंसाफ दूं, ये जब पेंडेंसी की बात हुई, उन्होंने कहा 1908 के कानून पे आप हमें कह रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस दें, तो हम 1908 के कानून पे 21वीं सदी में आप इंसाफ मांग रहे हैं, तो कैसे होगा? लेकिन पार्लियामान आपने भी गुफ्तगू सुनी जनरल साहब जो कह रहे हैं, और इससे पहले मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि कराची में जो हालात है उनको बेहतर बनाने के लिए फौजी अदालतें ज़रूरत है। आप ही के टाइम में पहली बार ये फौजी अदालतें आई, पहली बार जो तौसी भी दी गई वो भी आपकी हुकूमत में, और ये जो अब दूसरी बार तौसी देनी पड़ी है उसका भी हुकूमत वक्त ये कहती है कि उसकी वजह भी आप लोग हैं, क्योंकि टेन्योर आप लोगों का था, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से काम आपने करना था, वो आप लोग नहीं कर सके। पहले आप हाँ हाँ करते रहे, अब आप ना करें। इन सब की वजूहात क्या है?
देखिए, मैं समझता हूं कि जब इसकी इंतहाई ज़रूरत थी, जब हम दहशतगर्दी के उरूज पे थे, हर रोज़ नए केसेस ऐड हो रहे थे, तो एक इमरजेंसी थी और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस थी सारे इदारों की कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फौजी अदालतें बननी चाहिए। हमने उसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन चीज़ों को अप्रूव किया। और आप यूं भी देखें कि ज़रबे अज़ब को भी जो था उसका अप्रूवल या उसका जो भी फाइनेंसिंग, उसकी जो भी था, वो हमारी गवर्नमेंट से पहले हमारी गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट भी किया। और आर्मी जो है उसने एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा किया, जो कि तारीखी इक़दाम है। लेकिन यही इदारे पहले भी मौजूद थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी थी, फौज भी थी, लेकिन नहीं होता था। इस तरह से हमने जो मिलिट्री कोर्ट्स थी, एक बड़ी जिम्मेदाराना सोच के साथ उनको किया और उन्होंने बेहतरीन काम किया। अब क्या ये कंटिन्यू करना था? क्या आज के वक्त में इनको कंटिन्यू करने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें सियासत कम करनी चाहिए और मटेरियल थॉट इस पर ज्यादा आनी चाहिए। चीफ जस्टिस जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इसके ऊपर एक ऐसा एक क्रेजी से इसके ऊपर डिस्कशन की जाए कि क्या कमियां हैं, कैसे दूर हो सकती हैं। अगर हुकूमत 3 से 6 महीने में इन चीज़ों को दूर नहीं कर सकती जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, आर्मी की अदालतों में देखें एक सिक्योरिटी पैराडाइम होता है कि जो वहां पे एक बेहतर होता है और वहां पे एक सिक्योरिटी का माहौल होता है, विटनेसेस नहीं डरती। अगर ये प्रोटेक्शंस हम दे सकते हैं अपने विटनेसेस को और दूसरों को, क्यों नहीं दे सकते? अल्टीमेटली आपके एटीसीज हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, उनके अंदर उनको मजीद बेहतर कर दिया जाए। 250 केस हैं, वो 250 केस तो हम समझते हैं कि इस वक्त मेजॉरिटी ये समझती है कि जो कमियां हैं उनको हम चंद महीनों के अंदर, काफी सारी कमियां पूरी भी हो चुकी हैं। तो फिर की क्यों नहीं गई राणा साहब? इतना टाइम था आप लोग के पास मौजूद, एक बार तौसी दी, दूसरी बार तौसी देने का वक्त तो अब आया ना। इस दौरान में आप लोगों ने वो सिक्योरिटी जो दी जा सकती थी, वो मामला जो आप समझते हैं इतने मुख्तसर हैं 3 से 6 महीने के अंदर जिन पर काम किया जा सकता है, वो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? देखें, ये जो पनामा के केसेस चले उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो थी, जो हमारी प्रायोरिटीज़ में थी, वो डिस्टर्ब हो गई। गवर्नमेंट्स डिस्टर्ब हो गई, मईशत डिस्टर्ब हो गई। अभी नई गवर्नमेंट आई है, इनको भी हमें गए हुए तो 7.25 महीने हो गए हैं। अब नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने भी पता नहीं क्या किया है। लेकिन आपका आज सीटीडी महकमा अंडर क्रिटिसिज्म है, लेकिन इट इज अ गुड डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ा काम किया है इस सिलसिले में। अब वो प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं आपकी कोर्ट्स के अंदर स्पेशल। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लेते हुए इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और अगर इसकी एक्सटेंशन करनी पड़े तो 6 महीने के लिए कर लें, कम मुद्दत के लिए कर लें। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि हमें अब अगर 2 महीने काम रोकना पड़ता है तो हमें एक सिविलियन निजाम उसको बेहतर बना के उसकी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये कोई अना का मामला नहीं है। इसके आप समझते हैं कि 2 साल के लिए उस वक्त बनेगा। ठीक है कमरान, आप एक नॉर्मल पाकिस्तान उस वक्त बनेगा जब फौजी अदालतें नहीं होंगी। 1999 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ना कि फौजी अदालतें जो हैं वो गैर आईनी है, लेकिन उसके बाद जब जरूरत पड़ी तौसी दी गई। हम देख रहे हैं 53 में भी, 58 में भी, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में भी आती रही हैं ये फौजी अदालतें और अब भी आ रही हैं। कमरान, एक तो जो बात की है राना साहब ने, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि अगर ये काम 2-3 महीने में हो सकता है तो वाई नॉट। सेकेंडली, जो हम देखते हैं जो क्रिटिक्स होती हैं बुनियादी इंसानी हुकूक और खासतौर पे जो जुडिशियल रिव्यू की जो शर्त रखी गई थी इसे तौसी देने के वक्त, उस पर अमल ना होना, ये 2 बड़ी वजूहात है जिनकी वजह से, जिसकी प्ली लेकर या जिस पर स्टैंड लेकर ऑपोजिशन और इसके जो नाकिदीन है वो कहते हैं कि फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए। डू यू एग्री विद इट? और ये 2-3 महीने वाला मामला क्या हल हो सकता है, आपको दिखाई देता है मौजूदा तनाज़ुर में? जी बिल्कुल। देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं फौजी अदालतों के हवाले से। एक आपने 1999 का फैसला कोर्ट किया, उसमें तो उन्होंने यकसर कह दिया था कि ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम है जिसकी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, उसमें तो नफ़ी कर दी गई थी। फिर जब ये 21वीं तरमीम के ज़रिए दोबारा चैलेंज हुआ था मामला और सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, जिसमें उन्होंने कबूल कर ली थी, फौजी अदालतों को वैलिड कर दिया था और ये कहा था कि लेकिन हमारे पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार रहेगा, यानी कोई अपील जो है वो उस फैसले, फौजी अदालतों के फैसले के
खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार होगा कि वो उन अपीलों को सुने। तो ये मामला तो चल रहा था, लेकिन इन दोनों फैसलों में, जिसमें कि फौजी अदालतों को गलत करार दिया गया और जिसमें सही करार दिया गया, दोनों में ये कहा गया है कि ये बुनियादी तौर पर सिविल सेटअप में इसकी गुंजाइश नहीं है। जहां इजाजत दी जा रही है वो नामसाद हालात की वजह से दी जा रही है। यही वजह है कि इसको लिमिटेड किया गया। देखिए ना, आपने खुद कोट किया कि रजा रब्बानी जो थे वो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद वो साइन भी कर रहे हैं और आंसू भी उनके निकले इस बात पे कि वो मजबूर हैं कि उन्हें दस्तखत करने पड़े। तो आज बेशक राणा साहब ये कह रहे हैं कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस पर इस वक्त सियासत तो हो रही है ना, इस वक्त सियासत तो हो रही है। बल्कि ये भी बता दीजिएगा, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यकजुबान हो गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो हामी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजी थी, लेकिन अब क्या वो जॉइंट ऑपोजिशन को टूटने से बचाने के लिए या कोई कार्ड त्रिप का पत्ता है जिसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको? ये बिल्कुल ट्रम्प कार्ड है जी, दोनों साइडों से इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो बरसर इक़्तिदार पार्टी है और चाहे ये अपोजिशन पार्टी है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए दोनों पार्टीज के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों के रहनुमाओं की जानिब से अगर जब भी इनसे पूछा गया है फौजी अदालतों के हवाले से, तो इन्होंने कभी भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या कोई इस तरह सा कोई कैटेगोरिकल जवाब नहीं दिया कि जी हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम हिमायत करें या ये कि हम जरूर हिमायत करेंगे। कतई तौर पर ऐसा नहीं हुआ। जनरल साहब से जरा पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। जनरल साहब, ये जो क्रिटिक्स आती हैं खासतौर पर फौजी अदालतों के ऊपर, बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जो खुफिया ट्रायल होता है, जो शफाफियत होती है, जो मुल्जिम को एक हक मिल सकता है, वो नहीं जो मिल पाता, उस सब के हवाले से, और जो जुडिशल रिव्यू की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं ना, वो ये कि कहा भी गया लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया फौजी अदालतों की तरफ, तो इससे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। हाउ कुड इट बी एड्रेस्ड? ये जो बात हो रही है, देखिए एक तो राणा साहब की बात यूं गलत है कि अगर लोग इसको बुरी नजर से देखते हैं तो पूरे आलम, पूरी दुनिया बशमूल अमेरिका, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और अरब कंट्री सब पाकिस्तान की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। अगर ये इतना बुरा मुल्क था, लेकिन मजबूरी में, जनरल साहब नॉट फॉरगेटिंग कि मजबूरी में, अभी क्या मजबूर है? नहीं, मैं आपको भी बात बताता हूँ, है क्या ये जो बात आप कर रही है ना, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स को आप जरूरत से जस्टिफाई करें, तमाम पूरे होते हैं। राणा साहब, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखें, जब इंसाफ के तकाजे पूरे हों और जब ये ट्रायल होता है तो इनके फैसले में, इसके फैसले को रिव्यू के लिए सिविल अदालत में भेजा जाता है, और इस वक्त 85 केसेस पेंडिंग हैं जिनकी पनिशमेंट सस्पेंड हुई है, हाई कोर्ट ने की हुई है। और जब वो हाई कोर्ट इसकी इजाजत देगी और उसको रेटिफाई करेगी तो फिर इन लोगों को सजा मिलेगी। उसके बाद भी इनके पास हक होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करें और वहां से माफी हासिल कर लें। तो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। सिर्फ होता यह है कि उन अदालतों के पास बाकी वर्कलोड नहीं होता, तो वहां इंसाफ जल्दी होता है। और यही वजह है कि चलिए ठीक है, फौजी अदालतों का कयाम जो है वो वक्त की ज़रूरत तो दिखाई देता है, लेकिन सेम टाइम वो ये भी जाहिर करता है हमारे जो अदालती निज़ाम है उसकी नाकामी का ये एक एतराफ़ भी है, चाहे हम इसे माने या ना माने। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अदालती निज़ाम की एक और खामी का हम जिक्र करेंगे। अदालतों में जहाँ मुकदमात की भरमार है, लेकिन साथ ही साथ वकला का एहतजाज, अदालतों को लगे ताले, ये सब क्या कहते हैं, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जजेस का गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने तक बाइकआउट का सिलसिला जारी है, जबकि वकला ने जजेस रोटेशन के मामले को हल होने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। हम ये देखते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कहते हैं कि जल्द अज जल्द मुकदमात को सुना जाए और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड जो है वो उसके ऊपर काम करते हुए भरपूर अंदाज में दिखाई देते हैं। लेकिन जब ताले ही लग जाएंगे चैम्बर्स को, जब वकला जो है वो हड़ताल पर ही चले जाएंगे, तो साइलिन की सुनवाई कौन करेगा? आपको ये याद दिलाएं कि हमने से पहले ये प्रोग्राम भी किया था, F8 में जो फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पर ये कचहरियाँ बनी हुई हैं, अयूब मार्केट इसे कहा जाता है इस्लामाबाद में, यहाँ पर ये जो चैम्बर्स थे जो नाजायज़ तजावज़ात के ज़िम्मे में आते थे, इन्हें जब गिराया गया उसके बाद हड़तालन जो है जजेस ने इन चैम्बर्स को दोबारा
तामीर भी कर लिया उन्हें दोबारा से, बल्कि बहुत आगे तक फुटपाथ तक चले गए। एट द सेम टाइम बाइकआउट भी किए हुए हैं वो इस अमल के खिलाफ। वकला जो है वो जजेस रोटेशन के मामले के ऊपर इस वक्त हड़ताल पर है। हमारे साथ इस वक्त शोएब शाहीन साहब, मेंबर पाकिस्तान काउंसिल, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा इस मामले को समझ लेते हैं कि ये जो हड़तालों का सिलसिला है, ये जो बाइकआउट का सिलसिला है, तो असल में मुतासिर कौन हो रहा है? शोएब शाहीन साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे जुडिशल सिस्टम की कि जब तक जुडिशरी में दो उसके कंपोनेंट्स हैं, अंडर एंड अनलेस जजेस और वकला ताउन के साथ और बेहतर तरीक़े से लिटिगेंट्स को इंसाफ फराहम करने में मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं होगी, तो उसका नुकसान लिटिगेंट उठाएगा। उसका नुकसान पूरे जुडिशल सिस्टम को होगा, पूरी सोसाइटी को होगा। चूँकि क्राइम है या सिविल राइट्स हैं लोगों के, वो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं। अब उसके लिए अब हमारी बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की ये क्यों है ऐसा, ये मसाइल हैं क्यों। आप इसकी बुनियाद पे अगर आप जाएं कि देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस वक्त एक रेंटेड बिल्डिंग में मौजूद है और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ वकीलों ने अपने चैम्बर्स बना रखे हैं। देखें, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, और उसके साथ साथ एटलीस्ट लिटिगेंट्स की जगह हो जहाँ वकीलों के चैम्बर हों, जहाँ कंसल्टेशन एटलीस्ट एक लिटिगेंट अगर आता है कचहरी में, वहाँ उनके साथ वो कंसल्ट करें। पूरे पाकिस्तान में ये कल्चर है या एक प्रैक्टिस है, एक सिस्टम है कि जहाँ कोर्ट्स बनती हैं वहाँ उनके साथ वकीलों के छोटे छोटे चैम्बर्स बना के दिए जाते हैं दिन के टाइम, ताकि लिटिगेंट्स जब वहाँ जाएं वहाँ बैठ सकें, अपने वकील के साथ, अपनी चॉइस के वकील के साथ वहाँ कंसल्ट कर सकें। ये इस्लामाबाद का कैपिटल वो वाहिद कैपिटल है या वो वाहिद शहर है कि जहाँ की अपनी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं है और उनकी कोई लॉयर्स के लिए चैम्बर्स की जगह नहीं है। अब ये जहाँ हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जगह है। अब ये वो उसके लिए नाकाफ़ी है। कुछ और जगह भी उन्होंने प्रोवाइड की है, कुछ वकीलों के चैम्बर्स के लिए भी जगह प्रोवाइड की है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक जब से पाकिस्तान बना है, ये वाहिद कैपिटल की बात मैं करूँगा, ये फेडरल कैपिटल कि 1980 से लेकर आज तक ये कोई 40 साल के करीब होने वाले हैं, और आज तक ये मसला अंडर डिस्कशन तो आया है। चीफ जस्टिस साहब के सामने भी आया है, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ भी हमने मुख्तलिफ औकात पे मीटिंग्स की हैं, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, लेकिन ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। जी जी, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस जो रहे हैं यहाँ, जिनका हमारी बार से ताल्लुक़ है, मसलन नैयर बुखारी साहब जो चेयरमैन सेनेट रहे, प्रेसिडेंट रहे, वो इस वक्त हमारी बार के मेंबर हैं। लॉ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब से अभी कई दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं, वो इसमें सीरियसली इंटरेस्ट ले रहे हैं फ़रोग नसीम साहब। लेकिन उससे पहले बाबर अमान साहब हमारी बार के मेंबर हैं। उसके साथ साथ आपके कई, जैसे सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, शोएब साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा ही रहा, चिराग तले अंधेरा ही रहा। कामरान, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, आप जरा सिचुएशन को अच्छे से समझाएंगे कि हो क्या रहा है, अभी तक ये जो नेग्लिजेंसेस की वजह क्या है? राजा ज़फ़रुल हक साहब जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो भी इस वक्त हमारी बार के मेंबर हैं। वो यही वोट देते हैं, हर साल आते हैं, उसी कचहरी में आते हैं और वहां आकर वोट देके जाते हैं। यकीनी तौर पर कोई बड़ा इस पर शार्प कमेंट चाहिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ये क्या मुझे नहीं पता, आप कभी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में? मुझे 13 दफ़े पेश करने का मौका मिला था। 7:30 बजे जाते थे, 12:30 बजे या 12 बजे केस की हियरिंग होती थी। गंद, गलाजत, कोई टॉयलेट नहीं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं, और ये इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये तो पार्टी तहरीक इंसाफ है ना, इनको कहो ये 10 लाख घर छोड़ें, ये 5-6 घर बना दें उधर, जो ये जजेस और लिटिगेंट्स जाके बैठ सकें, और जो तरीके से कैदी को लाते हैं और जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, उनको ज़मीन पे बैठाते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। यकीनन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि अदालत को ताले लगना हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस शर्मिंदगी की वजह को ख़त्म किया जाएगा। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।